आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 9 प्रकाश जो हम अध्ययन कर रहे हैं, विषय विज्ञान का कक्षा 10 का जो अध्ययन कर रहे हैं, अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अपवर्तन के उदाहरण पढ़े थे जिसमें हमने अग्रिम सूर्योदय व पश्चिम सूर्यास्त के बारे में पढ़ा था। आज हम एक दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये जो उदाहरण है इनमें से कई बार बहुत बार प्रश्न पूछे गए, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको समझना जरूरी है। अगर समझ लिया तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझना जरूरी है, याद करने से कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। तो आज हम एक दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं जो आपने जिसके बारे में शायद पहले नहीं सुना होगा, पहली बार आप उस नाम को सुनेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन तो हमने पढ़ा है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसको बोर्ड पे जो लिखी हुई भाषा है उसको पढ़ते हैं, फिर हम इसको समझेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण से आपतित होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, प्रकाश किरण विरल से सघन में नहीं जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, और जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से अधिक कोण से आपतित होती है। मतलब जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब आप समझोगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण से आपतित होती है, तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अब शब्द आया है क्रांतिक कोण। ये क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यम, जो विरल माध्यम और सघन माध्यम है, उनको पृथक करने वाली जो सतह है उसके समांतर अपवर्तित होती है, तो उस आपतन कोण का जो मान होता है, विशिष्ट मान, वह कहलाता है क्रांतिक कोण। तो ये तो इनकी परिभाषा है। अब जब समझेंगे तब इनके बारे में समझ में आएगा कि मान लीजिए कि ये तो कोई सतह है ए बी जो इन दो माध्यमों को अलग कर रही है। जैसे इधर कोई माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है, और इस तरफ है विरल माध्यम। अभी हमने पढ़ा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इधर कोई सघन माध्यम है, चाहे वो कांच है या पानी है, कोई भी ले सकते हैं, इधर वायु है, तो एक ये इधर सघन माध्यम है ऊपर की ओर विरल माध्यम है, चाहे आप ऊपर विरल ले लो, सघन ले लो, नीचे विरल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, वो इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। प्रकाश, ये ध्यान रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में। मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण है, ये इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, और ये इसका आपतन कोण आई है। तो आपतन कोण आई से ये आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है, और ये आई आपतन कोण है। तो जब कोई भी प्रकाश किरण, हमने अपवर्तन में पढ़ा कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश किरण का वेग बढ़ने से प्रकाश किरण है वो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण है, वो अभिलंब से दूर हट गई, ये हो गया अपवर्तन कोण R। तो अभिलंब से दूर हट गई तो इसका अपवर्तन कोण है R। तो हमें पता है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश किरण का वेग बढ़ने से वह अभिलंब से दूर हट गई, मतलब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी R का मान है वो ज्यादा होगा किससे? I से। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण वो सघन से विरल में जा रही है। तो पहली बात वही होगी। अब ये जो कोण है I,
जो आपतन कोण है, यदि हम इसको बढ़ा दें, यदि हम इसको I को कोण को, ये अभिलंब है n n डैश, ये अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है I, हमने I का मान है वो बढ़ा दिया, इस कोण का मान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये आपतित किरण जब इस कोण को मान को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ाओगे उससे ज्यादा वो बढ़ेगा। तो अब ये जो AB क्या है, दोनों माध्यमों को, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग करने वाली सतह है। तो जब इस O बिंदु पर ये प्रकाश किरण आपतित होगी, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, तो यदि हमने I कोण बढ़ाया और यदि जो अपवर्तित किरण है वो इस दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली, ये अपवर्तित किरण है वो ये होगी, ये कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण, और जो कोण है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब जो ये अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। कब हुआ कि जब हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के क्या होगी, समांतर होगी, यानी ये दो एक ही सतह के ये समांतर किरण जा रही है। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली, पृथक करने वाली सतह के समांतर होगी। इसका मतलब अपवर्तन कोण I का, R का मान है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में जब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के अपवर्तित किरण जब समांतर होती है, तो उस स्थिति में जो आपतन कोण I का मान है, तो इस स्थिति में जो कोण I है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह की समांतर होती है। कहने का मतलब अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, कोण R बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। उस स्थिति में जो आपतन कोण I होता है, आपतन कोण जो I का मान है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये ध्यान रखना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के समांतर गुजरती है। ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली AB सतह, इसके जो अपवर्तित किरण है वो इन दोनों की सतह के क्या गुजरती है, समांतर। तो आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, जो आपतन कोण का जो ये मान है जो भी आएगा वो मान क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आपतन कोण का वह मान क्या कहलाता है, चाहे वो 50 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे वो 70 डिग्री, वो मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। हमने कोण पहले I था, इसको हमने बढ़ाया, तो इतना बढ़ाया कि जो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के समांतर हो, तो ये मान जो आता है वो क्रांतिक कोण आता है। अब यदि हम क्या करें, इस कोण को और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, इस कोण का मान हम क्या कर दें, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब यदि हमने कोण I का मान और बढ़ा दिया, कहने का मतलब हमने I का मान है, कोण I का मान है वो ज्यादा कर दिया, किससे, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया। कोण I का मान, जो आपतन कोण I का मान है उसका मान क्या कर दिया, क्रांतिक कोण I से ज्यादा कर दिया। तो क्या होगा, जो प्रकाश किरण होती है वो अपवर्तन के बजाय सघन माध्यम में जाने के बजाय क्या होगी, वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। वो वापस उसी माध्यम में, मतलब आपतन अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये अपवर्तन कोण इस अभिलंब से नापा जाएगा, इधर वाले से नहीं नापा जाएगा। तो जो अपवर्तन कोण का मान है वो क्या हो गया, 90 डिग्री ज्यादा। तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो आपतित किरण है और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। तो ये तो क्या होगा, यदि हम आपतन कोण का I का मान यदि क्रांतिक कोण से क्या कर दें, अधिक कर दें,
तो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम में अपवर्तित होने के बजाय सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। मतलब वो उस विरल माध्यम में नहीं जाएगी, वो परावर्तित होकर किस में आ जाएगी, सघन माध्यम में वापस आ जाएगी। और जब प्रकाश किरण सघन से सघन में आ गई तो इसको हम परावर्तन बोलते हैं। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये कब होता है, जब आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होता है, क्रांति कोण से। तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब परीक्षा में प्रश्न आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, क्या कंडीशन में होता है, कौन सी परिस्थितियों में होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ऐसे लिख लो, आवश्यक परिस्थितियां या कारण क्या होता है। तो पूर्ण परावर्तन की आंतरिक आवश्यक परिस्थितियां वो दो होती है। पहला तो होता है कि प्रकाश किरण वो सघन से विरल में जानी चाहिए, विरल से सघन में नहीं आनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी। तो पहला हो गया कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। विरल से सघन में आएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। दूसरा हमने पढ़ा अभी कि कोण आई का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये प्रश्न है। पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, समझाइए। तब आपको ये तीनों चित्र बना के समझाने पड़ते हैं। दूसरा है क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो क्रांति कोण आपको बताया कि अपवर्तन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर गुजरती है, तो उस आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण कहलाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक परिस्थितियां क्या होती है, यह किस कारण से होता है। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब आगे हम इसका एक अन्य उदाहरण, तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। ये दूसरा उदाहरण था, पहला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं। अब हम अपवर्तन का एक तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब बंटना, यानी रंगों का विभाजित होना। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, रंगों का विभाजित होना। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। याद रखना कौन सा प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश। और जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये बात किसने कही थी, याद रखना, ये बात न्यूटन ने कही थी कि श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग। ये बात किसने कही थी, न्यूटन ने ये प्रमाणित की थी। तो सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से गुजरता है, यानी कोई कांच का प्रिज्म है उससे जब गुजरता है तो उस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो विभाजित होकर, यानी 7 रंग है वो विभाजित होकर सप्तवर्ण प्रतिरूप के रूप में प्राप्त होते हैं। 7 रंगों की एक पट्टिका बनती है, उस पट्टिका के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और उस पट्टिका को जो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। याद रखना, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है। कोई पर्दा लगा दे सामने, जैसे इधर हमने कोई पर्दा लगा दिया तो इस पर्दे पर हम इस 7 रंगों की पट्टिका को, विभाजित पट्टिका को देख सकते हैं। और वो जो 7 रंगों की पट्टिका होती है जो वर्ण विक्षेपण के दौरान हमें प्राप्त होती है उसे हम, जिसे हमने पर्दे पर प्राप्त किया है, तो पर्दे पर प्राप्त इस सप्त वर्ण प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। याद रखना। और जो अपना इंद्रधनुष होता है, जो बारिश के पश्चात जो इंद्रधनुष आप देखते हैं वो एक स्पेक्ट्रम ही है। तो जो इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है वो भी क्या है, स्पेक्ट्रम है, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। और वहां पे प्रिज्म का काम कौन करता है, वायुमंडल में उपस्थित जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है वो वर्ण विक्षेपण का कार्य करती है। तो न्यूटन ने सर्वप्रथम ये सिद्ध किया था कि श्वेत प्रकाश है उसमें श्वेत स्पेक्ट्रम वर्ण विद्यमान होते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम वर्ण कौन से होते हैं, BIDGYOR, बैंगनी, जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये कि जो विभिन्न रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में जो विभिन्न रंग होते हैं, जैसे जो 7 रंग है, उन सब का रंगों का जो विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं, उनका सबका वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। अब सबका वेग जब अलग अलग होता है तो वो अपवर्तन के पश्चात उनके मुड़ने का, अपवर्तन का प्रभाव भी क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई ज्यादा कोण से अपवर्तित होती है, कोई कम कोण से अपवर्तित होती है। तो विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य की किरणों का भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न, जिसके कारण ये किरणें भिन्न भिन्न कोण से क्या होती है? अपवर्तित होती है। इसी कारण अलग अलग कोण से अपवर्तन होने के कारण ही ये 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। जैसे ये कोई प्रकाश किरण है, श्वेत रंग के प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण है। ये जो प्रिज्म है, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इसकी जो सतह है, ये मान लीजिए नाम दे दूं इसको, इसके AB सतह पर आपतित होती है और हमने इस सतह पर ये अभिलंब खींच लिया। ये एंड डैश अभिलंब है। इस अभिलंब के साथ ये कोण बनाती हुई आपतन कोण I कोण से क्या होती है? आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि जो लाल प्रकाश होता है उसका वेग सबसे ज्यादा होता है। याद रखना, ऊपर लिखा हुआ भी है, लाल प्रकाश होता है, लाल रंग के प्रकाश होता है, उसका वेग सबसे ज्यादा होता है। और जिसका वेग जितना ज्यादा होगा वो अभिलंब की ओर उतना ही कम झुकेगी। और लाल प्रकाश है वो क्या होगा? उसका झुकने का जो प्रभाव है वो कम होगा, मतलब वो अभिलंब की ओर कम झुकेगी। फिर नारंगी रंग, फिर ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, नारंगी रंग हो गया, फिर आता है पीला रंग, फिर आता है हरा रंग, फिर आता है नीला, हरे के बाद में नीला, नीले के बाद में जामुनी, और लास्ट में सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है? अभिलंब की ओर सबसे पास में झुकाव किसका होगा? मतलब सबसे ज्यादा, सबसे कम कोण झुकती है? लाल की। तो इस प्रकार से सबसे कम झुकाव होता है अभिलंब की ओर लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। फिर होता है ऑरेंज, फिर होता है पीला, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है नीला, फिर आता है जामुनी, इंडिगो, और सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है? बैंगनी कलर का। तो याद रखना कि जो वर्ण विक्षेपण के बाद में जो 7 रंग है वो हमें पर्दे पर इस क्रम में प्राप्त होते हैं। तो ये क्रम होता है, तो ये ध्यान में रखना। और इनका जो माध्य रंग होता है, तो ये याद रखना, इसका जो माध्य रंग, आप सोचोगे माध्य मतलब बीच का जी ग्रीन नहीं होता। याद रखना, परीक्षा में आ जाता है कि वर्ण विक्षेपण में माध्य रंग कौन सा होता है? तो माध्य रंग होता है वो पीला होता है, हरा नहीं होता। वो कौन सा होता है? पीला रंग होता है। तो माध्य कलर है वो कौन सा होता है? पीला कलर। ये भी याद रखना। तो इस प्रकार से जो ये प्रिज्म के कारण जो श्वेत रंग का प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो गया। इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें बारिश के दौरान, बारिश के पश्चात जो बूंदे जो वायुमंडल में तैरती है वो प्रिज्म का कार्य करती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, तो जिसका प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा वो अभिलंब की ओर उतना, मतलब अभिलंब से वो उतनी दूर होगी, यानी उसका अभिलंब की ओर झुकाव क्या होगा? सबसे कम। और बैंगनी रंग का वेग सबसे क्या होता है? कम। इसलिए बैंगनी रंग का झुकाव अभिलंब की ओर सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है वर्ण विक्षेपण के बाद में। तो इस प्रकार से, और जो वर्ण विक्षेपण का क्रम है ये याद रखना, बी का मतलब क्या होता है? वायलेट बैंगनी होता है। आई का मतलब जामुनी, बी का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो मतलब, वाई का मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, और रेड का मतलब लाल। तो बेजानी है पिनाला, ऐसे भी याद रख सकते हो, बेजानी है पिनाला, या BIBGYR। ये वर्ण क्रम याद रखने का क्रम है। ये इसी क्रम में लिखने, आगे पीछे नहीं करना।
तो ये 7 वर्णों का एक क्रम है जो हमें श्वेत प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो 7 रंगों की जो पट्टिका बनती है इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आज हमने अपवर्तन के उदाहरण पढ़े। अगले वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार पढ़ेंगे, लेंस की शब्दावली पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।